ये तो हो गया था ना, एक्सटर्नल ऑडिट मैटर्स तो पढ़ा दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में ना। आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है आज, है ना? क्या हो गया, याद नहीं, याद है क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक ये छोटा इंटरनल ऑडिट का टॉपिक रह गया था हम लोगों का, और एक्सटर्नल ऑडिट मैटर्स को लेकर के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। याद है लास्ट में क्या पढ़ रहे थे? जल्दी बताओ भी, हाँ या ना, कुछ तो बोला करो यार। नो सर। नहीं है यार, भूल ही गए ना। देखो, मैं बता देता हूँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग। हम लोग पढ़ रहे थे एफआरसी की गाइडलाइंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस को लेकर के उन्होंने दे रखी है। वो एफआरसी की गाइडलाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी, याद आया अब? यस सर। यस। ऑडिट कमेटी को लेकर के और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को लेकर के जो है वो गाइडलाइंस हम लोगों ने दी है। बोला ऑडिट कमेटी जो है वो बनानी है, पहली बात तो ये सबसे पहले होना चाहिए, ये चीजें हैं। फिर ऑडिट कमेटी ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी, ऑडिट कमेटी का चेयरमैन, इसके अलावा बोर्ड का चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आपका फाइनेंस डायरेक्टर, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ओपन वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति जो है वो आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये बात इन्होंने बोला, ठीक है। इसमें बोला, और क्या बोला था इसमें, कि मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द ऑडिट कमिटी इज केप्ट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड। तो मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि ऑडिट कमिटी को हमेशा अपडेट रखे, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उनको समय समय पर देती रहे, कॉपरेट करे। इसके अलावा ऑडिट कमेटी का कोर फंक्शन क्या है? वो आपने देखा कि ओवरसाइट करना, असेसमेंट करना, रिव्यू करना, दूसरों का काम नहीं करना। दूसरे का काम दूसरा करेगा, हम हमारा काम करेंगे, ये इन्होंने बोला, ठीक है। बोर्ड का ड्यूटी आपको बताया इसमें कि बोर्ड की ड्यूटी भी ऑडिट कमेटी की इफेक्टिवनेस को रिव्यू वो करेगी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और लास्ट क्लास में पढ़ा ऑडिट कमेटी क्या करेगी, इंडक्शन ट्रेनिंग देगी अपने नए सदस्यों को, जो भी इस समिति में नए मेंबर लाएंगे उनको ट्रेनिंग देगी। जितनी ज्यादा हो सकती है मीटिंग्स करेगी, कम से कम 3 साल में रिकमेंडेड है। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर से मिलेगी, साल में एक बार मिलेगी, कोई इशू है तो वो डिस्कस करेगी उनके साथ, ठीक है। बोर्ड को रिपोर्ट करना कि किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रही है, ये आपको रिपोर्ट बोर्ड को करना है। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट आपको इंश्योर करना है, ठीक है। और हमने पढ़ा कोई भी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशू, अगर यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित कोई है तो वो रिव्यू करना उस इशू को और रिपोर्ट करना, ये हमारी ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं, मैंने आपको सर्टेन एग्जांपल देकर के पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। वो कंसीडर करना कि अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई टेस्ट यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने किया है तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट ऑडिट कमिटी मैनेजमेंट से मांगेगी कि भाई उन्होंने कोई टेस्ट किया था, उसकी रिपोर्ट क्या आई है, उसका रिजल्ट क्या है, वो हमें दीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क को लेकर के जो सिस्टम यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं बाय द मैनेजमेंट, उन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना, उनका असेसमेंट करना, उनका मैनेजमेंट करना, उनको और मॉनिटर करना, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा और बोला है, मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट के काम को देखेगी कि भाई कितना अच्छा है हमारा, कितना इफेक्टिव हमारा इंटरनल ऑडिट का काम है, और अगर नहीं है तो फिर ये देखेगी क्या कराना जरूरी है, क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। और विसल ब्लोइंग पॉलिसी को लेकर के मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि भाई ऑडिट कमेटी को देखना है कि कंपनी जो विसल ब्लोइंग पॉलिसी बना रखी है, अरेंजमेंट जो कर रखे हैं, वो रिव्यू करना, वो देखना कि सफिशिएंट है नहीं है। फिर हम आ गए थे एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट कमेटी से संबंधित क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो ऑडिट कमेटी का समरी रोल होना चाहिए, ऑडिट कमेटी के सदस्यों का नाम और उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी बार वो लोग मिले हैं साल में, ये होना चाहिए,
कोई सिग्निफिकेंट इश्यू कमिटी ने अगर कंसीडर किया है वो होना चाहिए, और कैसे उसको रिजॉल्व किया गया है। इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि कैसे आपने एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस की इफेक्टिवनेस का असेसमेंट किया, क्या आपकी अप्रोच रही है एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंटमेंट में या रीअपॉइंटमेंट में। अगर ऑडिटर ने नॉन ऑडिटेड सर्विसेज प्रोवाइड किए तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस को आपने कैसे सेफगार्ड किया, ये आपको एनुअल रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा when there is a disagreement between the audit committee and the board which cannot be resolved, the audit committee shall have the right to report the issue to shareholders as a part of its report within it। ये अगर बोला कि अगर डिसएग्रीमेंट है ऑडिट कमिटी के बीच में और बोर्ड के बीच में जिसे रिजॉल्व नहीं किया, मतलब आपस में लड़ाई ऐसी हो गई है जिसका सुलटारा नहीं किया जा सकता, तो ऑडिट कमिटी के पास राइट है कि शेयर होल्डर्स को एनुअल रिपोर्ट में ये वो अ, बताएगी कि भाई इस तरह का कोई जो है वो डिसएग्रीमेंट दोनों के बीच में है जिसको कि रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। ऑडिट कमिटी चेयर शुड बी प्रेजेंट एट द एजीएम। ऑडिट कमिटी का चेयरमैन एनुअल जनरल मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि अगर कोई जवाब क्वेश्चन उठे तो उसका जवाब दे सके। ये आ गया था, ये याद आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को, उसमें कोई समस्या हो तो बताओ। याद आ गया ये आप लोगों को? यस सर। ये हमारी लास्ट क्लास का एक्सरसाइज था। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट मैटर्स जो है वो भी हमने छोटा सा हमने पढ़ लिया था। एक्सटर्नल ऑडिट मैटर्स को लेकर के ऑडिट कमिटी की क्या जिम्मेदारी है, एनुअल असेसमेंट करेगी and report to the board on the qualification, expertise and resources and independence of the external auditor and the effectiveness of the audit। इन सब चीजों को लेकर के एनुअल असेसमेंट बोर्ड हमारे ऑडिट कमिटी को करना है और इस पे रिपोर्ट बना के जो है वो बोर्ड को देनी है। ठीक है, किसके ऊपर रिपोर्ट बनाओगे? जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपर्टीज, वो क्या रिसोर्सेज यूज कर रहा है ऑडिट करने में, वो कितना स्वतंत्र है, ठीक है, और जो ऑडिट प्रोसेस वो यूज कर रहा है, जो प्रक्रिया वो यूज कर रहा है ऑडिट करने के लिए, वो कितनी इफेक्टिव है, यहाँ पर उससे कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। इन सब चीजों को असेसमेंट करके बोर्ड को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ऑडिट कमिटी की है। उसके अलावा अगर हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर रेजिग्नेशन देकर के भाग गया, छोड़ के चला गया, तो वो रीजंस फाइंड आउट करना कि भाई ऐसा क्यों है कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर छोड़ के चला गया, रेजिग्नेशन है उसकी, नहीं अच्छा काम करने की, ठीक है, कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है। उसकी इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी को आप असेसमेंट आप करोगे, ठीक है, फॉर्मल पॉलिसी नॉन ऑडिट सर्विसेज को लेकर के आप बनाओगे, ठीक है, एग्री अ पॉलिसी ऑन द एम्प्लॉय। मैंने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिया था कि अगर आपके ऑडिटर के ऑर्गेनाइजेशन में से, एक्सटर्नल ऑडिटर में से अगर कोई व्यक्ति को आप नौकरी देना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो फॉर्मल पॉलिसी आपको बनानी है। ये पॉइंट याद आ गया, समझा दिया था मैंने आप लोगों को अच्छे से? यस और नो? अच्छे से समझा दिया था मैंने आपको, सर्टेन एग्जांपल दिया था कि कल को भाई मैं भी एक ऑफिस में जॉब करता हूँ, मेरे भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, तो अगर कल को मेरे ऑफिस में से, मेरे बॉस के ऑफिस में से अगर मुझे जज बना देंगे तो डेफिनेटली बात है मेरा बॉस जब सामने खड़ा होगा तो मैं उसको जो है एक तरीके का सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा, कॉपरेशन रहेगा। होता है नहीं होता, ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम पे समझाई थी। यस और नो? यस सर। ठीक है, मॉनिटर दी एक्सटर्नल ऑडिट कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये आपको देखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो उसके लिए बनाए गए हैं, एथिक्स जो है वो उनकी पालना करता है या नहीं करता। ये हम लोगों का लास्ट हो गया था, आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आ गया था। यहाँ पे गर्विता, जूही और कौन कौन है, आदित्य, महवेश, निधि, यस सर। सारिया, सर। शुभ, और कौन है? हाँ, ये आ गया था समझ में? यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। चलो इंटरनल ऑडिट की बात कर लें यहाँ पे अब हम लोग। इंटरनल ऑडिट की बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट मतलब बता दिया मैंने आप लोगों को क्या होता है, क्या होता है इंटरनल ऑडिट। जब आप एज अ बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, बाहर के व्यक्ति के थ्रू नहीं, अपने खुद की
संस्था के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से जब आप ये ऑडिट का काम कराते हो तो इसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, वैसे ऑडिट का तो एक बेसिक सिद्धांत क्या है, मैंने आप लोगों को शुरू में वेरी स्टार्टिंग बात की, एक बेसिक एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट है वो ये है कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। यस और नो? Yes, sir. Otherwise, if he is not independent, the report of audit is not trustworthy at all. आज अगर मेरा रिजल्ट मैं खुद बनाऊं या मेरे पापा बनाए या मेरी मम्मी बनाए या मेरा भाई बनाए या मेरे दोस्त बनाए, पापा मम्मी भाई तो चलो फिर भी मेरा रिजल्ट जो है स्कूल का उसमें बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त बना दें तो उस रिजल्ट की क्या वैलिडिटी है? कोई वैलिडिटी है उस रिजल्ट की? No, sir. No, sir. क्या मतलब है ऐसे रिजल्ट का? जो रिजल्ट ही मैंने खुद ने बनाया हो या मेरे दोस्तों ने बनाया हो या मेरे रिश्तेदारों ने बनाया हो या ऐसे लोगों ने जो मेरी तरफ लीन थे, जो मेरी तरफ बाइस थे, तो ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया रिजल्ट इट इज नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्थी एट ऑल। देयर इज नो ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रिजल्ट। ऐसे ही जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो, क्योंकि वो बिजनेस के द्वारा खुद बनाए जा रहे हैं, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी एट ऑल, तो हमें ऑडिट की जरूरत पड़ती है। अब ऑडिटर कौन होगा? वो व्यक्ति जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए ऑडिट की एक बेसिक जो क्वालिटी है ऑडिटर की, वो इंडिपेंडेंट होना बेटा जरूरी है। अदरवाइज इफ इज नॉट इंडिपेंडेंट कोई मतलब नहीं है उसके ऑडिट करने। ये बात पता है आप लोगों को? समझ में आ गया अच्छे से? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. नाउ तो फिर इंटरनल ऑडिट क्यों हम करा रहे हैं? इंटरनल ऑडिट में बेसिकली मैं ऑडिट करवाई ऐसे लोगों से रहा हूं जो स्वतंत्र नहीं है, देखो, जो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? मैं करवा ही ऑडिट इन लोगों से रहा हूं, मैं मेरे एम्प्लॉयज से ऑडिट करा रहा हूं। हम इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, वो जनरली हमारा जो होता है वो एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसको कराने के पीछे का एक रीजन जो है वो ये है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जब बाहर का ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसका तो काम ही आखिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोसेसेस हम लोग, प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हर किसी के बीच में उंगली करना है, हर किसी चीज को गलत बताना है, उसका तो काम ही यही है। तो मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा से ज्यादा कमियां निकालें, तो उन कमियों को मुझे कम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई वांट यार मैं खुद एक बार इंटरनल ऑडिट करा लेता हूँ ना, अपने लोगों से ऑडिट करा लेता हूँ। एक सेकंड। हाँ यूशी बोलो। मैं बस घर पे हूँ, निकलूंगा 10 मिनट। हाँ वो क्लास थी ना, इस चक्कर में थोड़ा। आ रहे हैं, कौन कौन है वहाँ पे? बस 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 आ रहे हैं। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। तो मैं ये कह रहा था कि भैया लेकिन ये जरूरी चीज है, दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। मैं नहीं चाहता कि कल को बाहर का जब ऑडिटर आए वो मेरे घर में आके कमियां निकाले, वो मेरे बिजनेस में आके कमियां निकाले। तो आई वांट कि भैया मैं खुद ही अपनी ऑडिट अपने एम्प्लॉयज के थ्रू करवा लेता हूँ, ताकि जो है वो कमियां मुझे पहले से पता चल जाएगी और उन कमियों को हम जो है वो उसको, जो भी वीकनेसेस जो भी है उसको हम ठीक कर लेंगे, तो वो कमियां कम निकालेंगे। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. That is basically the purpose of internal audit. It is done by the definitely it is done by the person who are not independent at all, but ये करवाना जरूरी है। ठीक है, अब एफआरसी की गाइडलाइन और हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो क्या इंटरनल ऑडिट को लेकर के कहता है, ये हमको बेसिकली देखना है। तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़े हैं यहाँ से? समझ में आ गया यहाँ पे इंटरनल ऑडिट क्या होती है? भाई बेसिकली जब आप अपने एम्प्लॉय से खुद ही अपनी ऑडिट कराते हो, ठीक है, इंटरनल लोगों से जब आप अपनी ऑडिट कराते हो तो उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन असिस्टिंग द बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी फुलफिल देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे बोर्ड को मदद करने में, और बोर्ड के साथ साथ ऑडिट कमिटी को मदद करने में उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए। बोर्ड की अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और ऑडिट कमेटी की अपनी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में इंटरनल ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनल ऑडिट विल वर्क क्लोजली विद द ऑडिट कमिटी, और ये बहुत क्लोज ऑडिट कमिटी के साथ जो है वो मिलकर के, बहुत उनके नजदीक रह करके जो ये काम करता है। ठीक है, अब आपकी ऑडिट कमिटी की क्या जिम्मेदारी है हमारी इंटरनल ऑडिट को लेकर के? देखो, ऑडिट कमिटी के बारे में शुरू से पढ़ा और ये अब चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट को लेकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिट को लेकर के क्या रोल है, तो ये कह रहे हैं कि इंश्योर दैट द इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट एक्सेस टू द बोर्ड चेयर एंड द ऑडिट कमिटी एंड इज अकाउंटेबल टू द ऑडिट कमिटी। अब देखो, लेकिन व्हाटएवर, अब मेरी बात बड़ी आप ध्यान से सुनना और ये समझना कि हो क्या रहा है। देखो, अल्टीमेटली ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि हमारी जो इंटरनल ऑडिटर है, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट एट ऑल। ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? क्या नो इसकी सर। ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये बताओ, जल्दी बताओ। क्या हमारा इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा क्या? नो सर। नो सर। ये हमारा इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता क्योंकि एम्प्लॉय। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि बोर्ड जो है इसके ऊपर दबाव बनाए, और इसे अब फिर भी देखो, है तो नहीं, बेसिक करेक्टर तो उसका नहीं है, बट मैं ये चाहता हूं कि इसको इंडिपेंडेंट रखा जाए। भाई, क्या रखा जाए इसको यहाँ पे? इसको इंडिपेंडेंट रखा जाए। आ रही है बात समझ में? वांट टू मेक इंडिपेंडेंट, चाहे भले वो है या नहीं है, बट हम इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखो, जब इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी अच्छे से काम करेंगे। यस और नो, हाँ या ना? काम तो तभी वो कर पाएगा यस इंटरनल सर। ऑडिटर अच्छे से, जब वो इंडिपेंडेंट होगा, जब वो स्वतंत्र होगा, वरना वो काम इतना अच्छे से कैसे करेगा? आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस सर। यस सर। तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई, आप बोर्ड के दबाव में काम मत करो। इसलिए हम चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर बोर्ड के अंडर डायरेक्ट काम करने की जगह किसके अंडर काम करेगा? वो काम करेगा हमारी ऑडिट कमिटी के अंडर। किसके अंडर काम करेगी वो? हमारी ऑडिट कमिटी के अंदर। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। है ना? ऑडिट कमिटी के सारे सदस्य कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं? कौन होते हैं? जल्दी नॉन बताओ। एग्जीक्यूटिव। ऑडिट कमिटी के सदस्य नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं या एग्जीक्यूटिव्स हैं? कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव। नॉन 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 एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। तो ये लोग क्योंकि स्वतंत्र हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई वी वांट कि इंटरनल ऑडिटर इनके अंडर काम करे। ठीक है, और इसकी जो जवाबदारी बने वो यहाँ पर ऑडिट कमिटी को लेकर के होनी चाहिए। ठीक है, आप इनके अंडर काम करो डायरेक्टली, सीधा आपको, जो आपका ऑडिट कमिटी का एक्सेस चेयरमैन है, बोर्ड जो उसको कर रहा है, उससे इसके अंडर आप सीधा काम कीजिए। ये आपका जो है वो हमने यहाँ पर आपको इंश्योर करने के लिए बोला ऑडिट कमेटी को, कि भाई आप ये इंश्योर करो कि भाई इंटरनल ऑडिटर सीधा आपके अंडर काम करे और जो चेयरमैन है उसका सीधा संपर्क उनसे रहे। ये एक काम है। इसके अलावा ऑडिट के काम को, इंटरनल ऑडिटर का जो वर्क प्लान बनेगा, इसको रिव्यू भी हमारी ऑडिट कमेटी करेगी, उसका असेसमेंट करेगी। इंटरनल ऑडिट वर्क के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगी पीरियोडिक, ये आपको कहां पर, ये किसको रिसीव होगी? ऑडिट कमेटी को रिसीव होगी। बेटा, किसको रिसीव होगी? हमारी ऑडिट कमेटी को रिसीव हो गई। आ गई बात समझ में? सिंपल सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे। यस सर। रिव्यू एंड मॉनिटर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिवनेस टू द इंटरनल ऑडिटर फाइंडिंग। अब यहाँ पर देखो, समझो इस बात को। इंटरनल ऑडिट हुई, इंटरनल ऑडिटर कह रहा है कि भाई देखो, ये मेरी सिग्निफिकेंट फाइल, ये मुझे कमियां दिखनी है, यहाँ पर सुधार किया जाना जरूरी है। वो कह रहा है यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया जाना जरूरी है। अब इसने एक इंप्रूवमेंट सजेस्ट किया है। किसने सजेस्ट किया है? इंटरनल ऑडिटर ने सजेस्ट किया। किसको किया यहाँ पे? बोर्ड को सजेस्ट किया। किसको सजेस्ट किया? किसको सजेस्ट किया? बोलो ना, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, आ रही है। अब वापस से सुन लो क्या कह रहा हूं। मैं ये पॉइंट समझा रहा हूं कि आप इस सिचुएशन को समझो कि मैं इंटरनल ऑडिटर हूं और मैंने बोला कि भाई एक को यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सुधार लाना पड़ेगा, और मैंने ये सजेशन उठा करके सीधा दे दिया बोर्ड को। बोर्ड ने सजेशन रिसीव किया। अब बोर्ड बोलेगा भाई हो, हमने तेरे को नौकरी पे रखा है, ठीक है, अब तू हमें सिखाएगा कि काम कैसे करना है, क्या सुधार करना है?
ईगो आ जाएगा ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. बोर्ड कहेगा भैया हमको बता रहे हो तुम क्या करना है क्या नहीं करना, इंटरनल ऑडिट कर, ज्यादा वो मत बन, है ना, एक्सटर्नल ऑडिटर मत बन, तेरी सेवा नहीं करनी है, हमारा एम्प्लॉई, हम तेरे को सैलरी दे रहे हैं। तो ये तो बेचारा बोलेगा यार अब मैं क्या करूं यार, मैंने तो बोला था लेकिन कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऑडिट कमिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है भैया, तुम देखो कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने सजेशन दिया है तो बोर्ड उसके ऊपर कैसे यहाँ पर जो है वो रिएक्ट करता है, बोर्ड क्या एक्शन लेता है। ठीक है, चाहे भली वो बेचारा जो है वो एम्प्लॉय आदमी है, डरा सकता है बोर्ड उसको, लेकिन हमें उसको स्वतंत्र रखने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत है उसके। वो अगर सजेशन दे रहा है तो ये आपके लिए काम आ सकता है, लेकिन जो ये सजेशन देगा उसके ऊपर बोर्ड अगर एक्शन नहीं लेगा तो ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है, ये ऑडिट कमेटी देखेगी भैया बोर्ड क्यों एक्शन नहीं ले रहा है इसके ऊपर। आई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. तो मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिवनेस को, ऑडिट कमेटी की ड्यूटी बनती है कि आप इसको मॉनिटर करें, आप इसको रिव्यू करें, मीट विद द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एटलीस्ट वंस अ ईयर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को बोलो भैया देखो इंटरनल ऑडिटर और ऑडिट कमेटी वालों की मीटिंग चल रही है, तुम यहाँ से कमरे से बाहर जाओ, हम बात करेंगे आपस में एक दूसरे से, और ये देखेंगे कि कहीं इसको कोई आपसे शिकायत तो नहीं है, कहीं कोई सजेशन इसने आपको दिया हो जिसके ऊपर आपने, आपके कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी हो, ये बेचारा बोल रहा है कोई फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, चिल्ला रहा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब चीजें हम पूछेंगे। तो एक हम मीटिंग इसके साथ पूरे साल में करेंगे जहां पे मैनेजमेंट नहीं होगा, हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Monitor and assess the effectiveness of internal audit in the overall context of the company's risk management system. Overall जो भी हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है वो कितना जो है वो पार्ट, कितना जो है वो सपोर्टिंग है, उसमें क्या वो मदद करता है, ये आपको मॉनिटर और असेसमेंट करना है। आगे बात समझ में क्लियर यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बाकी जो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो तो जब अपना इंटरनल ऑडिट करके एक चैप्टर है वो अपन पढ़ना चालू करेंगे, वहां भी तो अपन ने सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के हिसाब से इसको पढ़ा है। ठीक है बेटा, आया समझ में यहाँ पे? Yes, sir. ये Yes, ये sir. ये हमारा क्या कह रहे हो? अरे कोई कुछ कह रहा था क्या, वापस बोलो ना। No, sir. ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? छोटा सा टॉपिक था हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड को में जो है ऑडिट कमेटी के लिए क्या दे रखा है, आया इंटरनल ऑडिट के लिए क्या दे रखा है, यस और नो? Yes, ठीक Yes, है, sir. sir. नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, पहले तो रिस्क क्या है, रिस्क वर्ड समझते हो तुम लोग क्या होता है? मैंने हालांकि तुमको बहुत बार पढ़ा दिया बट फिर भी मैं पूछूंगा, रिस्क क्या होता है? कौन बताएगा रिस्क क्या होता है? कौन बताएगा रिस्क क्या होता है? मैं सिर्फ यही बात करूंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी नहीं, तुम लोग अगर रिस्क का मतलब नहीं बताओगे मेरे को, मुझे कौन बताएगा रिस्क का मतलब क्या होता है? गर्विता, गर्विता वॉइस आ रही है? Yes, sir. क्या होता है गर्विता, रिस्क का मतलब क्या होता है? कौन इस शब्द के बारे में मेरे साथ बात कर सकता है यार, कौन बताएगा? जूही चलो तुम बताओ रिस्क का मतलब क्या है? सर खतरा मैनेजमेंट को फ्रॉड और एरर होने से जो है मैम। फ्रॉड और एरर होने से जो खतरा है। महविश तुम बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कोई बिजनेस के सिलसिले में, मैं सिर्फ रिस्क शब्द का मतलब जानना चाह रहा हूँ। महविश क्या होता है रिस्क शब्द का मतलब? सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिस अरे फिर स्टेटमेंट फाइनेंशियल देना स्टेटमेंट, होता है। मैंने सिर्फ तुम लोगों से इतना पूछा कि रिस्क वर्ड का मतलब क्या है। तो जोखिम। हम्म, हाँ ये खतरा। हिंदी, हाँ बिल्कुल सही बात है, जोखिम। अब इसको इलेबोरेट तो करो, डेफिनेशन कैसे दोगे इस वर्ड की, कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज रिस्क? निधि, कौन डिफाइन करेगा इस वर्ड को? अ सोर्स ऑफ डेंजर, निधि कह रही है, चलो ठीक, लेट मी एक्सप्लेन यू, पहले ये समझो बहुत अभी
जब आपकी जो बेस जो होता है ना, बेस वो जब स्ट्रांग होता है ना तो आगे की चीजें समझ में आती है। तो ये बेस बनाओ पहले, है ना। देखो, रिस्क वर्ड का मतलब है चांसेस ऑफ लॉसेस, नुकसान होने की संभावना। ये इसको हम लोग रिस्क कहते हैं। मैं कहूंगा कि भाई गाड़ी तेज मत चला, इसमें रिस्क है, इसमें तेरा नुकसान है, होने की संभावना है। तू गाड़ी तेज चलाएगा, हो सकता है तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा लग जाए। बोलते हैं अपन, ये वर्ड यूज करते हैं। देख, ज्यादा तेज गाड़ी चलाएगा तो रिस्क है, रिस्क ऑफ लाइफ है, हो सकता है कल को तेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो नुकसान हो जाएगा। यस और नो, आया ना। यस Yes, सर। sir. Yes. रिस्क। हम जब फाइनेंशियल मैटर्स में बात करते हैं, हम बोलेंगे शेयर मार्केट में पैसा लगाना रिस्की है। इट मींस कि शेयर मार्केट में जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो पैसा डूबने की संभावना है, लॉसेस के चांसेस है। आई बात समझ में, आया ना। Yes, sir. Now, when I say regarding the business, in the reference to the business, what is risk? बिजनेस के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं, बिजनेस के रेफरेंस में जब बात करता हूं रिस्क की, तो इट मींस कि बिजनेस में भी लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, होते नहीं होते? यस और नो। Yes, sir. Yes, और sir. दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होगा। ऐसा तुम मुझे कोई बिजनेस बता सकते हो कि सर जीरो रिस्क बिजनेस है, मजा आ जाएगा, वही मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा आज जाकर? क्या कोई बता सकता है कि ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस है जिसमें जीरो रिस्क है, वही इन्वेस्टमेंट आज मैं कर दूंगा जाकर? No, sir. नहीं, देयर इज नो बिजनेस एट ऑल। इसलिए जब आप 11th में पढ़े होगे अपने बिजनेस, तो वहां पर बिजनेस में आपको बताया होगा बिजनेस के बारे में, बिजनेस शब्द का क्या मतलब है, बिजनेस होते क्या है, और उनके अंदर एक कंपलसरी एलिमेंट है जिसको कि रिस्क कहा जाता है, और आप उसको अलग नहीं कर सकते बिजनेस से। देयर विल बी ऑलवेज बी सर्टेन चांसेस, एंड व्हाई दीज चांसेस आर देयर, ऐसी क्यों, ऐसा क्यों है कि भाई आप बिजनेस करोगे तो नुकसान होने की संभावना है? बिकॉज बिजनेस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में काम करता है, और उस इन्वायरमेंट में जो है वो बदलाव आते रहते हैं, और उन बदलावों की वजह से उस बिजनेस के लिए उस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज भी अराइज होती हैं, और उसके लिए खतरा भी अराइज होता है। ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें वहां पर होती हैं जिनकी वजह से उसे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और उसके नुकसान होने की संभावनाएं भी। आई बात समझ में, क्लियर है? यस और नो। Yes, sir. तो यू कैन नॉट सेपरेट रिस्क विद द बिजनेस। आप बिजनेस में से रिस्क को अलग नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू कैन मैनेज द रिस्क। आप कर क्या सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। भाई संभावना ही है ना, उसको रिड्यूस तो किया जा सकता है। वी कैन नॉट रिड्यूस इट टू जीरो, बट वी कैन रिड्यूस इट टू एटलीस्ट वन। ये कर सकते हैं, आया ना। ये कर सकते हैं हम लोग। यस और नो, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो वो जो बिजनेस में रिस्क की संभावनाओं को कम करना है, इसको रिस्क मैनेजमेंट। आया बेटा समझ में यहाँ पे? यस और नो। Yes, sir. अब वापस एक क्वेश्चन, करेगा कौन रिस्क मैनेजमेंट? कौन करेगा रिस्क मैनेजमेंट? कौन करेगा बिजनेस में, कौन करेगा रिस्क मैनेजमेंट का काम? Directors. कौन करेगा? Directors. मैनेजमेंट करेगा ना। तो बोलो ना, डर क्या रहे हो यार, खुल के बोला करो ना। कौन करेगा रिस्क मैनेजमेंट का काम? ऑफ कोर्स ही बात है, सब मैनेजमेंट ही करेगा। दैट इज आवर बोर्ड, दैट इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो मिलकर के रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। वो इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, इस तरह के प्रोसीजर सेटअप करेंगे जिससे कि उस बिजनेस को होने वाली नुकसान की जो संभावनाएं हैं, जो चांसेस है, उसको रिड्यूस किया जा सके। आगे बात समझ में बेटा, क्लियर है? यस और नो। हाँ या ना में Yes, जवाब दो sir. यार। यस सर। नहीं अच्छा पढ़ा रहा तो बोल दो सर आप पढ़ा नहीं रहे, अच्छा समझ में नहीं आ रही बात ऊपर से आके। और अगर पढ़ा रहा हूँ अच्छे तो बोलो कि हाँ भाई सर बात समझ में आ गई। हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये इसलिए 3 लाइनें, द मेन एम ऑफ रिस्क मैनेजर्स टू प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दैट कुड नेगेटिवली इंपैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड स्टॉप इट अचीविंग द स्ट्रेटजी। तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मेन होता है बिजनेसेस को
उन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से बचाना जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं, और जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल एंड रणनीतिगत तरीके से हमने जो उद्देश्य सेटअप किए हैं, स्ट्रेटेजिकली गोल्स जो हमने सेटअप किए उनको अचीव करने में रोकेंगे। ऐसी चीज अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस से बचाने को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। और ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। किसका काम है ये हमारे यहाँ पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ऐसे ही वो कंपनी वाले आईआईएम को उठा करके नहीं बिठा रहे बोर्ड में कि भैया तुम बैठो। क्यों? वी वांट दोज पीपल जो उस लेवल की सोच रखते हो कि इतने बड़े बिजनेसेस को, रिलायंस है, अडानी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, XYZ, इतने बड़े बड़े बिजनेसेस को कितना खतरा होता होगा नहीं होता होगा? हर पल उनके लिए कोई ना कोई खतरा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उनके बिजनेसेस में नुकसान हो रहा है। सो वी नीड पीपल दोज जिनका की सोचने का उस लेवल तक जाकर के, दैट्स व्हाई वो आईआईएम जैसे लोगों को ना बिठाते हैं, इतना करोड़ों रुपए के पैकेजेस देते हैं। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? यस सर। है ना? तो वो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। द बोर्ड मस्ट मॉनिटर द कंपनी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली। और बोर्ड को ये रिस्क असेसमेंट जो है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, एनुअली हर साल करना चाहिए। अब एक कमिटी की और बात करी गई है जिसको रिस्क कमिटी यहाँ पर बोला गया है। अभी तक हमने कौन कौन सी कमिटीज के बारे में पढ़ा? पहली कौन सी कमिटी के बारे में पढ़ा था अपन ने? याद है? दो कमिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। एक तो अभी पढ़ के ही आ रहे हो तुम लोग, ऑडिट कमिटी के बारे में। ऑडिट कमिटी से पहले कौन सी कमिटी पढ़ी थी? अरे जल्दी बताओ यार। नॉमिनेशन कमिटी। नॉमिनेशन। रेम्यूनरेशन कमिटी पढ़ी थी हमने। रेम्यूनरेशन नहीं, सॉरी, नॉमिनेशन कमिटी। क्या नाम था उसका? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन कमिटी। नॉमिनेशन कमिटी। तो ओवरऑल कोड और कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है समितियां बनाओ, कमिटी बनाओ और उनसे काम कराओ, ये कह रहा है कोड। आगे समझ में? अब एक और कमिटी के बारे में पढ़ लेंगे जिसका नाम है हमारा रिस्क कमिटी। ठीक है? वैसे मैं आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, आई हैड टू गो समवेयर, तो इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई? सर, हाँ। सर जो लास्ट क्लासेस थी वो आपने यूट्यूब नहीं की। नहीं थी? मैं देख लूंगा, मैंने शायद गलती से उसको प्राइवेट कर दिया है, अपलोड तो कर दी थी। यस। ठीक है ना? यस। मैं आज शाम रात को देखता हूँ। चलो ठीक है, ओके। आज की क्लास में यहाँ पे खत्म करें। समझ में आया लेक्चर आज का? यस सर। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। थैंक यू।